सौभाग्य की एक बात यह है कि पूरी दुनिया की नजर जिस जगह पर लगी हुई है उसकी अर्थव्यवस्था हर साल 10-11% की दर से बढ़ रही थी। पूरा प्लान कई साल पहले बनाया गया था। 1963 में पूरी दुनिया में तरक्की की मिसाल बनने की कहानी शुरू की गई थी वहां पर, और बहुत आगे की सोची गई थी। तेल से बहुत पैसा आ रहा था, लेकिन तेल तो कभी ना कभी खत्म होना था। तो तेल के खत्म होने से पहले विकास की रफ्तार ऐसी कर देने का पूरा प्लान बनाया गया था कि तेल का पैसा आना बंद हो, उससे पहले ही सड़कें दुनिया की बेहतरीन बना दो, स्कूल बना दो, उद्योग लगा दो, समाज को आधुनिक बना दो, महिलाओं को पूरी आजादी दे दो, वगैरह वगैरह। जमीन के मालिकाना हक को लेकर सुधार किए गए, महिलाओं को शासन में पूरे अधिकार दिए गए, महिलाओं को वोट देने का हक दिया गया, महिलाओं को चुनाव लड़ने का हक दिया गया, महिलाएं वकील भी बन सकें, महिलाएं जज भी बन सकें, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी बन सकें। 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी गैर कानूनी हो, हिजाब की कोई पाबंदी ना हो, तो महिलाएं बिल्कुल घरों से बाहर निकली और अपने करियर बनाने लगीं। गांवों में, रेगिस्तान में स्कूल बनाए गए, मॉडर्न शिक्षा सब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई गई, एयरपोर्ट बनाए गए, बांध बनाए गए, तेल की कमाई से उद्योग लगाए गए। जब लग्जरी टूरिज्म सिर्फ यूरोप में होता था, उस टाइम 1972 में प्लान बनाया था कि एक अलग टापू पर लग्जरी होटल होंगे। 1972 में ही प्लान बन गया था ये वाला। दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट होगा, कैसीनो होंगे, और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने लगी। कई लोगों की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वर्ल्ड क्लास होने लगा, चमकदार शहर हो गए, मॉल, लेटेस्ट कारें, ऐसी नाइट लाइफ जैसी पश्चिम के देशों में होती है। प्लानिंग का असर नजर आने लगा था। आप सोच रहे हो दुबई की बात हो रही है? नहीं, ईरान की बात हो रही है। दुबई तो आज आप देख रहे हो। यह सब तो लोगों ने ईरान में देख लिया था 60 और 70 के दशक में। दुबई से पहले इस पूरे इलाके का चमकता हुआ मोती ईरान था। जिस दुबई पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हमले करने की कोशिश की जा रही है, ईरान के कई लोग उस दुबई को देखकर सोचते हैं कि हम तो इससे कहीं आगे हुआ करते थे। लेकिन उस ईरान की तरक्की की रफ्तार की गाड़ी पटरी से उतर गई इस्लामी क्रांति के बाद, और रफ्तार पकड़ ली दुबई ने। 1979 तक, 1979 तक ईरान के लोगों की औसत आमदनी दुबई के लोगों की औसत आमदनी से कहीं ज्यादा होती थी। खाड़ी के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ दुबई है। हालांकि यह नहीं कह सकते कि शाह के टाइम के ईरान को ही देखकर दुबई ने वही फॉर्मूला लिया। दुबई के शेख ने तो 1958 में, 58 में दुबई को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने की सोच ली थी। उन्होंने पहले हांगकांग की तरक्की देखी, फिर सिंगापुर की देखी 1965 के बाद, और उस राह पर चले। दुबई के शेख ने तभी से समुद्र में क्रीक खोदना शुरू करवा दिया था ताकि बड़े समुद्री जहाज वहां आ सकें। पोर्ट बनाना शुरू कर दिया था, टैक्स फ्री जोन बना दिया था। तेल तो दुबई को बाद में मिला। दुबई को 1966 में मिला तेल। 1966 में, 1966 में तेल निकला दुबई में, पहले नहीं था। लेकिन उन्होंने तुरंत पर्यटन और व्यापार पर फोकस शुरू कर दिया था। फिर भी दुबई की वो तरक्की उस दौर में नहीं थी जैसी ईरान की थी। दुबई में अब तो एक व्यक्ति की औसत कमाई लगभग $50,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि ईरान में $5,000 भी नहीं है। यानी दुबई का एक व्यक्ति अब ईरान के एक व्यक्ति से औसतन 10 गुना कमाता है। और अब तेल से दुबई की कमाई का हिस्सा 5-10% भी नहीं है। अब वो दुनिया का व्यापार केंद्र बन गया है। 90% आबादी वहां आकर बसने वाले विदेशियों की है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तमाम बड़े मॉल हैं, लग्जरी होटल हैं, सबको वही नौकरी चाहिए, सबको वहां से शॉपिंग करनी है, इनकम टैक्स देना नहीं होता, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे बड़े बैंक वहां हैं, टूरिज्म से पैसा आता है। अब एआई का हब बनने की कोशिश है, जबकि ईरान में महंगाई है, रोजी रोटी की टेंशन है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा तब नहीं था, तब ईरान आगे था। लेकिन अगर ईरान इतना ही उदार और खुशहाल हो रहा था शाह के टाइम में, तो इस्लामी क्रांति हुई ही क्यों? आयतुल्लाहों को समर्थन मिला कैसे और कहां से मिला? तो एक तो दुबई बहुत छोटा सा अमीरात है। दुबई शहर के बाहर कोई बड़ा ग्रामीण इलाका नहीं है, जबकि ईरान में गांवों में गरीबी थी।
जो आज के दुबई जैसी चमक दमक थी, वो तेहरान जैसे बड़े शहरों में थी। और गांव में शाह ने जो बड़े जमींदारों की जमीनें छीनकर छोटे किसानों में बांटी, जमीन सुधार किए, उससे बड़े रसूखदार जमींदार शाह के खिलाफ हो गए थे और वो धर्मगुरुओं का समर्थन करने लगे। और छोटे किसानों को जमीनें तो मिल गई, लेकिन उस हिसाब से सिंचाई और बीज वगैरह की मदद नहीं मिली, तो वो भी शाह के साथ नहीं रहे। छोटे किसान जमीन के मालिक तो हो गए, लेकिन उनकी खेती सफल नहीं हो पाई और वो शहरों की तरफ पलायन करने लग गए, शहरों में मजदूरी करने लग गए, गरीब अमीर की खाई बढ़ती चली गई। तो धर्मगुरुओं ने पश्चिमी संस्कृति को इसका दोषी बता दिया और विरोध शुरू कर दिया। लेकिन शाह ने क्या किया? शाह ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों से उनका टॉर्चर शुरू कर दिया। जो अब आयतुल्लाह कर रहे हैं या उन पर आरोप लगता है कि वो करते हैं, विरोधियों पर शाह करने लगे थे। और धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ते चले गए, विरोध बढ़ता चला गया। शाह भी ठीक वही चाहते थे जो दुबई ने किया। शाह भी चाहते थे तेल का पैसा लगाकर उदार समाज बनाऊं, महिलाओं को समाज में आगे लाऊं, पर्यटन हो, व्यापार हो। लेकिन ईरान बड़ा देश था, 8 करोड़ लोग का देश था, वहां धर्मगुरु भी ताकतवर थे। शाह ने बाकी आजादी तो दी, लेकिन राजनीतिक आजादी नहीं दी। विरोधियों को कुचलने की रणनीति ने क्रांति को जन्म दे दिया। जबकि दुबई छोटा है, शेख ने 90% विदेशी बसाए, तो वैसी दिक्कत दुबई को आई ही नहीं जैसी शाह को ईरान में आई। शाह का सपना अधूरा रह गया। इस्लामिक क्रांति हुई तो कई ईरानी लोग जो तेहरान जैसे मॉडर्न समाज में जी रहे थे, आधुनिक जिंदगी जी रहे थे, वो भी खाड़ी पार करके दुबई में आकर बस गए। और कुछ साल पहले तक तो दुबई की प्रॉपर्टी में बड़ा हिस्सा ईरान से आए लोगों का था। दुबई में विदेशी कंपनियां फिर आईं, पर्यटक आए, सबने कमाया। जबकि ईरान ने क्रांति के बाद पश्चिम से टकराव का रास्ता पकड़ लिया, परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया, पड़ोसी देशों में भी लड़ाके खड़े करने के लिए अपनी कुद्स फोर्स बना दी। तो ईरान पर प्रतिबंध लग गए, उसके लिए तेल बेचना मुश्किल कर दिया गया और ईरान ने अपना पैसा सेना और सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। जबकि दुबई में बीच पर आराम से घूमो, होटल में शराब भी मिलती है विदेशियों को, कपड़े भी आधुनिक पहन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, जब तक मर्यादा के दायरे में सब हो। तो दुनिया भर के लोग आकर बसने लगे, जबकि ईरान में सख्त नियम लागू हो गए। तो दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। ईरान में शराब पूरी तरह बंद हो गई, फिल्म, टीवी, इंटरनेट सब पर सेंसर है, कपड़े किस तरह के पहनने वो भी नियम है। दुबई ने कहा आओ, कमाओ, खुश रहो। तो ईरान ने बोला कि संस्कृति इस्लामी ही रहेगी। दुबई में पैसा आता गया, ईरान से जाता गया। दुबई ने दिखाया कि छोटा सा अमीरात भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ईरान बड़ा खिलाड़ी बनता बनता पटरी से उतर गया। ईरान में एक ऐतिहासिक किश टापू है। शाह ने 1972 में प्लान बनाया था कि उस टापू को मोंटे कार्लो और लास वेगस जैसा बना देंगे, हर तरह की आजादी होगी, फ्री ट्रेड जोन होगा, टैक्स नहीं होगा, दुनिया के लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, कमाएंगे, खर्च करेंगे, जैसा अब दुबई कर रहा है। तो आज जो ईरान के मिसाइल हमलों की कोशिश हो रही है दुबई पर, और दुबई जो नाकाम कर रहा है मिसाइलों को और ड्रोन को हवा में मार गिरा रहा है, ये तो अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से है। लेकिन एक वो रॉकेट था, तरक्की का रॉकेट, जो पहले ईरान ने छोड़ा था, लेकिन सफल दुबई का हुआ। ईरान की उड़ान ईरान की अंदरूनी दिक्कतों से रुक गई, लेकिन दुबई ने ठान रखी है कि ईरान की वो दिक्कतें, उन दिक्कतों को वो अपनी उड़ान नहीं रोकने देगा। 100 बात की एक बात।